कैसे हो दोस्तों। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम वीकली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और जो आज का हमारा वीक रहेगा वो रहेगा 25 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उन पे बेस्ड हम एमसीक्यूज करेंगे। और ये हमारा पार्ट 1 रहेगा जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम एग्जाम बेस्ड जो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं इस वीक में वो हम डिस्कस करेंगे। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि द ब्राइट क्लासरूम यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और फेसबुक पे भी है। इसके साथ साथ हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है द ब्राइट क्लासरूम को आप जरूर फॉलो कीजिएगा ताकि आपको एग्जाम से रिलेटेड, हमारी क्लासेस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपको मिलती रहे। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in October 2025 for establishing 7 electronics component plants under the Electronics Component Manufacturing Scheme ECMS। ये जो स्कीम है इसके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला है कि कितनी अमाउंट का जो 7 इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट प्लांट जो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने वाली है उसके लिए कितना बजट इंप्रूव वो किया है, इन्होंने टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी अप्रूव्ड की है गवर्नमेंट ने। तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा 5532, जो हमारा बी ऑप्शन है, ये हमारा आंसर रहेगा। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि पहले ये है क्या, ईसीएमएस क्या है। बेसिकली ये क्या स्कीम है, ये जो ईसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है ये क्या करेगी, ये इंडिया को क्या करेगा, ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स जो ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स में, ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स में इंडिया को हब के रूप में ये करेगी, पुश करेगी इंडिया को। ठीक है। और जो ईसीएमएस स्कीम है, बेसिकली जो स्कीम है ये 2000 अपना जो मार्च 2025 में पीएम नरेंद्र मोदी ने ये स्कीम लॉन्च की थी। इसमें क्या था कि इंडिया की जो ये जो स्कीम है इसमें क्या किया था, 6 ईयर का प्लान, 6 ईयर प्लान था इंडिया का कि 2026 से लेके 2026 से स्टार्ट होगा और ये 2031-32 मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 2032 तक ये चलेगी स्कीम। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, इसके जो ऑब्जेक्टिव थे वो ये थे कि इंडिया को ये डेवलप करेगी, क्या चीज डेवलप करेगी इसमें, रोबस्ट कंपोनेंट जो पीसीबी हो गया, कंप्यूटर से रिलेटेड जो मटेरियल हो गया, कैमरा मॉड्यूल्स हो गए, कॉपर क्लाउड लेमिनेशंस हो गए, ये चीज के अंदर ये क्या करेगी, इंडिया को ग्लोबल हब के रूप में विकसित करना है इंडिया को। तो जो इसके साथ साथ क्या करेगी ये कि ये जो पार्ट्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हैं, इस पे हम कहाँ पे डिपेंड रहते हैं, हम इन चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं, और इस इंपोर्ट को क्या करना है, डिक्रीज करना है, इस इंपोर्ट को डिक्रीज करना है। और एक्सपोर्ट, तो हम इतने एक्सपर्ट हो जाए इस चीज़ में, हम इतना इसको विकसित कर लें कि हम इसको एक्सपोर्ट करने लग जाए। तो एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और इस चीज़ में जो इंपोर्ट है इसको रिड्यूस करना है, गवर्नमेंट का ये एम है। और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो बनता है वो पहला तो ये बनता है कि जो 7 प्रोजेक्ट रिसेंटली जो अप्रूव हुए हैं उस पर कितना अमाउंट खर्च करेगी गवर्नमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट करेगी, वो करेगी 5532 करोड़। और जो ये प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे इस्टेब्लिश करे जा रहे हैं, कि स्टेट कौन कौन सी है जहाँ पे ये प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किए जाएंगे, वो रहेंगे हमारे तमिलनाडु, दूसरा रहेगा एमपी और थर्ड रहेगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है। ये 3 स्टेट्स हैं जहाँ पे ये 7 प्रोजेक्ट्स हैं जो वो स्टैब्लिश किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो क्वेश्चन हमारा बनता है वो ये बनता है कि इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि यही इसको कर रही है ना। तो इस जो मिनिस्ट्री के कौन है, अश्विनी वैष्णव, अश्विनी अश्विनी वैष्णव वैष्णव ये इसके मिनिस्टर हैं। और इनकी जो कंस्टिट्यूएंसी क्या है वो उड़ीसा से आते हैं, ये राज्यसभा से आते हैं, राज्यसभा सांसद है। ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें इसमें बताना, नेम द एनर्जी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज that was upgraded to Schedule A status by the Government of India in October 2025। क्या है कि इस नीचे दिए गए 5 ऑप्शंस में क्या है कि जो अपग्रेड किया गया है, पहले शेड्यूल बी के अंदर थी वो अब उसको शेड्यूल ए के अंदर ले गए हैं। तो वो कौन सी ऐसी उस पब्लिक सेक्टर की इंटरप्राइजेज कौन सी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो है हमारी सी,
एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ये है जो इसको शेड्यूल पहले बी में थी, उसको शेड्यूल ए के अंदर लेके गए हैं। तो इसमें मेनली क्या होगा कि जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको स्टैब्लिश करने के लिए जो एनटीपीसी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कंप्लायंस कम हो जाएगी। कंप्लायंस कम होगी तो उसको स्टैब्लिश करने में टाइम कम लगेगा, क्योंकि कंप्लायंस में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है ना। कोई भी प्रोजेक्ट है उससे कंप्लायंस उसकी जो रहती है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो रहती है, उसको ईजियर करने के लिए ये इसको क्या किया गया है, शेड्यूल ए के अंदर लेके गए हैं इसको। पहले शेड्यूल बी में थी। इसके साथ साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, विच कंट्री हैज रिसेंटली in October 2025 signed agreements with India to boost cross-border energy transmission through the development of 2 new high voltage power transmission lines। इंडिया उस कंट्री का नाम बताना है जिसके साथ इंडिया ने क्या किया, क्रॉस बॉर्डर पे हमारा क्रॉस बॉर्डर एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए हमने एमओयू साइन किया है, वो किस कंट्री के साथ किया है। तो इसका जो रहेगा वो आंसर रहेगा सी। इसमें क्या है, नेपाल के साथ हमने हाल ही में अपना क्या किया है, एग्रीमेंट साइन किया है। और एग्रीमेंट साइन के लिए कोई तो एंटिटी रहेगी कि किस एंटिटी ने, इंडिया की तरफ से किस एंटिटी ने साइन किया है। तो इंडिया की तरफ से किसने किया है, पावर ग्रिड ने। पावर ग्रिड, ये पावर ग्रिड ने इंडिया की तरफ से किया। और नेपाल की तरफ से किसने किया, नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, जो नेपाल की इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, इन्होंने क्या किया, साइन किया एग्रीमेंट। और ये टारगेट ईयर क्या रहा है, इसका टारगेट ईयर क्या रहेगा, वो 2030 रहेगा। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो बन सकता है इसमें वो ये बन सकता है कि नेपाल के जो पीएम कौन है, नेपाल के पीएम। तो नेपाल की पीएम है सुशीला कार्की, इसके नेपाल के पीएम है। और उसकी जो कैपिटल है, ये तो स्टूडेंट्स को लगभग याद रहती है, वो है काठमांडू। इनकी कैपिटल, और रूपी है इनकी करेंसी है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, इन अक्टूबर 2025 द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव द टर्म ऑफ रेफरेंस फॉर द 8th सेंट्रल पे कमीशन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ 8th पे कमीशन। बेसिकली ये है कि गवर्नमेंट ने क्या किया अभी 8th पे कमीशन पे, जिसपे हाल ही में काफी चर्चाएं चल रही थी, उसको स्टैब्लिश किया है। जो हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है कि चेयरमैन कौन है, चेयरपर्सन कौन है इसकी 8th पे कमीशन के। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि 8th पे कमीशन कब से लागू होगा। ये टाइमलाइन पूछते हैं, वो है 2026, 1 जनवरी 2026 से ये लागू होगा। और टर्म ऑफ रेफरेंस, इसके लिए क्या दिया गया, टाइम दिया गया कितना, 18 मंथ का इनको टाइम दिया गया है। जिसमें क्या होगा कि ये अपनी जो रिकमेंडेशंस है वो सबमिट करेंगे। और हो सकता है ये पहले करना चाहे तो इससे पहले भी कर सकते हैं। अब चेयरपर्सन की बात करें तो इसमें जो एक चेयरपर्सन है, उनका क्या नाम है, उनका जो नाम है वो है इसमें रंजना प्रकाश देसाई। ये है हमारी, जो हमारा आंसर भी है। चेयरपर्सन कौन है, जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट की रंजना प्रकाश देसाई। और जिनके पार्ट टाइम जो इनके मेंबर हैं वो है प्रोफेसर है, ये प्रोफेसर पुलक घोष। ये कहां पे है, प्रोफेसर कहां पे है, ये है आईआईएम बेंगलोर में। ये प्रोफेसर हैं। और जो इनके मेंबर सेक्रेटरी वो कौन है, पंकज जैन है। ये आईएएस है। और आईएएस में भी ये सेक्रेटरी हैं, किसके हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इनके ये सेक्रेटरी हैं। अब जो पे कमीशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो तो हमने इसमें डिस्कस कर लिया। इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये बन सकते हैं कि फर्स्ट पे कमीशन कब लगा था। फर्स्ट पे कमीशन कब लगा था, वो लगा था जनवरी 1946 में। ये स्टैब्लिश किया गया था, जिसने रिकमेंडेशन कब दी थी, 1947 में इन्होंने। और इसके श्रीनिवासन इनके चेयरपर्सन थे उस टाइम में। चेयरपर्सन कौन थे इसके, जो फर्स्ट पे कमीशन थे वो थे श्रीनिवासन, ये इनके चेयरपर्सन थे। और इसके साथ साथ जो इन्होंने उस टाइम में जो कॉन्सेप्ट दिया था, जो फर्स्ट टाइम जो लिविंग वेजेस का जो कंसेप्ट दिया था वो इसी कमेटी ने दिया था, जिसके चेयरपर्सन कौन थे, श्रीनिवासन। इसके साथ साथ जो लास्ट जो हमारा रहा है 7th पे कमीशन है जो, उसके हेड कौन थे,
उसमें कौन थे चेयरपर्सन? वो थे अशोक कुमार माथुर, ये इनके हेड थे, उस टाइम में चेयरपर्सन थे सेवंथ पे कमीशन के। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे इससे रिलेटेड हमने डिस्कस किए। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। जो क्वेश्चन हमारा है फिफ्थ, वेयर वॉज द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट द साइबर क्राइम held in October 2025, marking the establishment of world first global framework to prevent and combat cyber crime। हमें उस जगह का नाम बताना है जहां पे क्या हुआ है, यूनाइटेड नेशन ने कन्वेंशन किया है, किसके लिए? साइबर क्राइम के लिए। क्योंकि अभी हाल ही के जो टाइम चल रहा है इसमें साइबर क्राइम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो फेस कर रहा है वर्ल्ड। ठीक है, तो इसके लिए पहली बार ये वर्ल्ड लेवल पे पहली बार हुआ है कि ये फ्रेमवर्क से वो करेगा, सेटल करेगा किसके लिए, कि हमें साइबर क्राइम को कैसे प्रिवेंट करना है। तो ये पहली ऐसी जो कन्वेंशन हुई है जिसको किसने ऑर्गेनाइज किया है? यूनाइटेड नेशंस ने। तो इसकी जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा हनोई। हनोई कहाँ पे है? वियतनाम में। यहाँ पे ये हुआ है, कन्वेंशन हुई है, ये सबमिट हुई है। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? चूज द कंट्री, उस कंट्री का नाम बताना है दैट रिमेन्ड ऑन FATF ग्रे लिस्ट फॉलोइंग द फोर्थ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स प्लीनरी मीटिंग हेल्ड इन पेरिस, फ्रांस में जो मीटिंग हुई है कब से कब तक हुई है? 22 से 24 में, अंडर द प्रेसिडेंसी, किसकी प्रेसिडेंसी में हुई है? एलिसा डी एडा मेडोजो। ठीक है, इनकी प्रेसिडेंसी के अंदर हुई है ये। तो हमें बताना है कि कौन सी कंट्री है जिसको ग्रे लिस्ट के अंदर रखा गया है। और बेसिकली क्या है कि पहले तो ये क्वेश्चन से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये FATF है क्या। ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी मतलब ये इंटरनेशनल लेवल की स्टैंडर्ड सेट करती है। सेट कैसे करेगी? कि किस लिए सेट करती है? मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, कि मनी लॉन्ड्रिंग ना हो। ठीक है, दूसरा क्या है? जो टेरर के लिए, टेरर फाइनेंसिंग है उसको मॉनिटर करती है ये। ठीक है, और किसके लिए गया? न्यूक्लियर वेपन्स है जो उनका जो प्रसार ना हो, उनका प्रोलिफिकेशन ना हो, उसके लिए क्या करेगी? ये इसको रोक लगाती है कि इन चीजों के लिए फंडिंग ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, टेरर फाइनेंसिंग ना हो, और जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनको, उनके जो प्रसार को रोक सके, इसके लिए क्या करती है? FATF है जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये नजर रखती है, ये निगरानी रखती है उनपे। तो ये जो मीटिंग हुई है, पहली तो ये पता होना चाहिए कि मीटिंग कहाँ हुई है, वो ये हुई है पेरिस, फ्रांस में। और ईयरली ये मीटिंग, ईयर में कितनी बार मीटिंग होती है? 3 बार मीटिंग होती है। ये फेब मंथ में होती है, एक तो फरवरी में होती है, जून में होती है, और अक्टूबर। अभी जो हाल ही में मीटिंग हुई अक्टूबर मंथ की मीटिंग हुई है। और इसमें जो पहली बार, इस मीटिंग को जो पहली बार ज्वाइन किया है, मीटिंग को किसने ज्वाइन किया? ये जमैका। ठीक है, और इसके साथ साथ किसने किया? ये किया नाइजीरिया ने इसको ज्वाइन किया है। और जो ब्लैक लिस्टेड कंट्रियां रही है, क्योंकि हमें ग्रे लिस्टेड में बताना है, लेकिन ब्लैक लिस्टेड भी कंट्रियां रही है, वो कौन कौन सी रही है इसमें? वो रही है ईरान और म्यांमार। ठीक है, ये क्या है? ब्लैक लिस्टेड, जिनको फाइनेंसिंग ग्लोबल लेवल पे फाइनेंस नहीं मिलता, क्योंकि ये मॉनिटर करती है कि ये क्या है, ये कंट्रीज किसको सपोर्ट करती है? ये कंट्री सपोर्ट करती है टेररिज्म को, न्यूक्लियर वेपन के जो बढ़ावा देती है, और मनी लॉन्ड्रिंग को भी बढ़ावा देती है, इसलिए इनको ब्लैक लिस्ट किया गया है। जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि ग्रे लिस्ट में कौन है। ग्रे लिस्ट में तो इसमें हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा नाइजीरिया। जो हमारा आंसर रहेगा, ग्रे लिस्ट में नाइजीरिया को रखा गया है। नाइजीरिया के साथ साथ जो रखा गया है उसमें रखा गया है मोजाम्बिक, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, और इसके साथ बुर्किना फासो। ये कंट्रीज है, टोटल 4 कंट्रीज है, इनको रखा गया है ग्रे लिस्ट में। और FATF है ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसको कब स्टैब्लिश किया गया था? इसको स्टैब्लिश किया गया 1989 में। और जो स्टैब्लिश किया गया था इसको, वो किसने किया था? G7 जो कंट्रीज है उन्होंने रिकमेंडेशन दिए थे कि ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो इन चीजों पे नजर रखे। तो ये किसकी जो ग्लोबल 7 कंट्रीज हमारी G7, उन्होंने इसको स्टैब्लिश किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? फाइंड आउट द नेम ऑफ द मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्पेनिश एयरफोर्स एट, कहां पे हुई है? गेंडो एयर बेस है, कहां पे? ये है स्पेन के अंदर। वेयर द इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेटेड विद
इंडियन एयरफोर्स ने कहाँ पे पार्टिसिपेट किया है इसमें, हमें ये बताना है। उस एक्सरसाइज का नाम बताना है हमें कि वो एक्सरसाइज कौन सी थी जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है। तो जो एयरफोर्स जो इसका एक्सरसाइज का नाम है वो है ओशियन स्काई 2025। ये एक्सरसाइज है जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने वो किया है, पार्टिसिपेट किया है। और जो इंडिया की तरफ से जो एयरफोर्स में कौन से विमान ने किया है वो सुखोई 30 MKI जो फाइटर जेट्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है इसमें। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि ये नाटो कंट्रीज का वो है जो कॉम्बैट एक्सरसाइज है। लेकिन पहली बार था कि इंडिया नाटो का वो नहीं है, मेंबर नहीं है, लेकिन नॉन नाटो मेंबर होते हुए भी इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया है पहली बार। और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी नॉन नाटो कंट्रीज को इसमें पार्टिसिपेशन के लिए और इनवाइट किया गया था। इसके बाद बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द स्टेट, उस स्टेट का नाम बताना है दैट वाज नॉट इंक्लूडेड इन ₹5,095.83 करोड़ procurement plan of pulses approved by the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare in October 2025 for खरीफ के लिए सीजन ये रहेगा 2025 से 26 अंडर द प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। क्या हमें बताना है कि उस स्टेट का नाम बताना है जिसको इस जो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान है उसके अकॉर्डिंग ये पल्सेस जो प्लान गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है कि हम सारी पल्सेस को परचेज करेंगे। तो उस स्टेट का नाम बताना जहां पे ये जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा गुजरात। इसमें गुजरात इंक्लूडेड नहीं है, इसमें तेलंगाना भी है, उड़ीसा भी है, महाराष्ट्र भी है और मध्य प्रदेश भी है। तो ये जो स्कीम है पहले तो इसको पढ़ते हैं कि ये क्या प्रोक्योर करेंगे, जो ये क्या परचेज करेंगे, फार्मर से क्या करेंगे, पल्सेस होगी एंड ऑयल सीड, ये इनको क्या करेंगे, परचेज करेंगे। इसमें पल्सेस में भी क्या रहेगा कि ये बेसिकली जो स्कीम क्या रहेगी, ये क्या फार्मर्स के वेलफेयर के लिए स्कीम चलाएगी ये। तो ये क्या करेंगे, जो मार्केट के अंदर फ्लैक्चुएशंस होती है, जो प्राइस है किसान जो फार्मर्स है हमारा, उसको जो मार्केट के अंदर फ्लैक्चुएशंस रहती है उससे बचाने के लिए, ताकि उसको उसकी जो उपज है, उसकी जो फसल है उसका सही रेट उसको दिया जा सके। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, जो पल्सेस है पर इनको खरीदेगी। और खरीदेगी किसकी हेल्प से गवर्नमेंट खरीदेगी इसको, वो करेगी गवर्नमेंट नेफेड की हेल्प से और NCCF इनकी हेल्प से। और नेफेड की अगर मैं बात करूं तो यह नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडिया। और NCCF की बात करें तो ये क्या है, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये इनकी फुल फॉर्म है। इनकी हेल्प से क्या करेगी गवर्नमेंट, फार्मर्स से क्या परचेज करेगी, उनकी पल्सेस करेगी। पल्सेस में भी मैं आपको बताऊं तो इसमें क्या करेगा गवर्नमेंट, क्या करेगी, तूर की जो दाल होती है वो, उड़द की जो दाल होती है वो, और मसूर की, ये इनको क्या करेगी गवर्नमेंट किसानों से परचेज करेगी, और ताकि इनको क्या रहे, इनके सही दाम मिल सके। जो इसके साथ साथ क्या है, एक जो इसमें स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री अन्नदाता PMA आशा, ये जो स्कीम है ये क्या कब लॉन्च की गई थी, 2018 में लॉन्च की गई थी। ये क्या इंश्योर करती है कि किसानों को उनकी जो उपज है उनकी सही रेट मिले, और स्ट्रेंथन करती है किसको, MSP को ये स्ट्रेंथन करती है, ताकि MSP पे किसानों को अपनी फसल बेची जाए, इससे कम रेट पे नहीं बेची जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, 9th क्वेश्चन, Which international convention re-elected India as vice chairperson of Bureau for the Asia Pacific Group for during 10th session of Conference of Parties, COP जिसको 10 बोलते हैं, held at United Nations Education Scientific and Cultural Organization headquarter in Paris। यूनेस्को का जो पेरिस हेडक्वार्टर पे जो ये COP 10 जो कन्वेंशन हुआ है, इसमें जो किसको इंडिया को चुना गया है, इसमें किस चीज के लिए चुना गया है, कौन सी जो कन्वेंशन के लिए इंडिया को चेयर किया गया है, ये हमारा आंसर रहेगा इसमें इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स।
ये जो है इसलिए इंडिया को चुना गया है। और इंडिया की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किसने किया था? इंडिया की तरफ से इसमें जो पार्टिसिपेशन किया था वो किसने किया था? हरि रंजन हरि रंजन राव। ये क्या है? सेक्रेटरी है स्पोर्ट्स के। ये है सेक्रेटरी है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में। ठीक है। और इसके साथ साथ अनंत कुमार अनंत कुमार है जो डीजी है किसके? ये है नाडा के। अब नाडा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, जो जो स्पोर्ट्स में क्या देखती है, किसी ने डोप टेस्ट करना, किसी खिलाड़ी ने कोई बैंड सब्सटेंस होते हैं वो कंज्यूम तो नहीं किया है, तो इसके लिए क्या है कि नाडा रिस्पॉन्सिबल रहती है, जो ये फ्रिक्वेंटली चेकिंग करती रहती है। फ्रिक्वेंटली जो स्टूडेंट जो अपने एथलीट होते हैं उनका ब्लड सैंपल लेती है, उनके टेस्ट करती है कि उन्होंने कोई ऐसा बैंड सब्सटेंस तो कंज्यूम नहीं किया है जो उनकी एथलीट जो उनकी फिजिक है उसको इन्हेंस करती हो। तो ये चीजें चेक करने के लिए क्या है, नाडा है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, जिसके हेड कौन है? अनंत कुमार और हरि रंजन राव, इन दोनों ने इस कन्वेंशन को इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया है। और जो ये कन्वेंशन है, जो ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें अजरबैजान है जो, इसको क्या किया गया है? इलेक्टेड किया गया है COP20 के लिए, प्रेसिडेंसी के लिए। ये आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर इसमें आ ही गया है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। और जो इनके जो हेडक्वार्टर जो यूनेस्को के जो कौन है? ये डीजी कौन है? एंड्रे ओजोले ओजोले ये इनके हेड हैं। और इसको स्टैब्लिश कब किया गया था? 1945 में। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है जो ये पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं साथ के साथ इनको क्लियर करता चल रहा हूं। इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? नेम द अफ्रीकन कंट्री, उस अफ्रीकन कंट्री का नाम बताना है डेट पार्टनर विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अक्टूबर 2025 टू स्टैब्लिश फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस। उस अफ्रीकन कंट्री का नाम बताना है जो क्या करेगी? आईआईटी कैंपस अपना स्टैब्लिश करेगी उस अफ्रीकन कंट्री के अंदर। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा नाइजीरिया। नाइजीरिया क्या करेगी? आईआईटी जो है, आईआईटी इसको अपने सेटअप करेगी। और ये सेटअप कब तक करेगी? ये 2026 तक करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट लीड इन नंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड वीमेन्स हाउस होल्ड मोबिलाइजेशन अंडर द दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। बेसिकली हमने बताना है कि कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने ये दीनदयाल अंत्योदय योजना है, जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, इसके अंदर क्या किया है? सेल्फ हेल्प ग्रुप में और वीमेन हाउस होल्ड मोबिलाइजेशन में लीड किया है। तो जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा बी, बिहार है जो जिसने इसमें लीड किया है। और इस स्कीम की अगर बात करूं, जो पहले ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, इसको पहले किस नाम से जानते थे? इसको जानते हैं स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना। जिसको क्या किया गया था? ये मिशन मोड क्या था? मिशन मोड था, ये मिशन मोड स्कीम थी गवर्नमेंट की पॉवर्टी एलिवेशन के लिए। किस लिए? पॉवर्टी एलिवेशन एलिविएशन ये पॉवर्टी एलिविएशन के लिए क्या थी? मिशन मोड स्कीम थी गवर्नमेंट की। जो स्टार्टिंग में जो नाम था वो तो क्या था पहले? स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्व रोजगार योजना, जिसको बाद में क्या कर दिया गया? इसको चेंज कर दिया गया 2010 में। इसका नाम रख दिया गया नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। और इसके बाद क्या होता है कि 2000 इसके बाद क्या होता है कि हमारे पीएम साहब आते हैं, वो इसको चेंज करके क्या कर देते हैं? दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये चेंज करके इसका नाम क्या कर देते हैं? ये चीज में। और ये क्या करते हैं? सेंट्रल और स्टेट का कंबाइंड एफर्ट रहता है इसमें, कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी हेल्प करती है फंड्स में और स्टेट गवर्नमेंट भी अपना फंड यूज करती है। किस लिए? पॉवर्टी एलिवेशन में। और इसकी जो इम्प्लीमेंट एजेंसी रहती है, इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री रहती है, वो कौन सी रहती है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल। ये रूरल मिनिस्ट्री रहती है इसमें, रूरल मिनिस्ट्री है जो इसको वो करती है, इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है। और इसमें जो टॉप पे रहा है वो बिहार रहा है, और सेकंड नंबर पे यूपी रहा है, ये सेकंड पे रहा है, और थर्ड पे आंध्र प्रदेश रहा है, और फोर्थ तो है नहीं इसमें, टॉप 3 निकाले गए हैं इसमें, बिहार, यूपी और आंध्र प्रदेश। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? फाइंड आउट द न्यू टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर। नहीं, ये 11th 12th क्वेश्चन, हाँ।
Find out the new toll-free helpline number launched by the Ministry of Women's and Child Development in October 2025 to be effective from November 1st for beneficiaries of Poshan Abhiyan and Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, replacing the earlier number 14408। बेसिकली ये क्या है कि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि नया टोल फ्री नंबर हाल ही में लॉन्च किया गया है और किसने लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन। आपको मिनिस्ट्री का नाम भी पता होना चाहिए कि कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, और इससे पहले नंबर क्या था? टोल फ्री नंबर जो अभी लॉन्च किया इससे पहले नंबर था 14408 ये था, और नया जो टोल फ्री नंबर लॉन्च किया गया वो कौन सा नंबर है? तो ये जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा 1515-1515। ये टोल फ्री नंबर है जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है। इसमें दो स्कीम का नाम आया है, एक तो क्या है कि पोषण अभियान, पोषण अभियान। ये क्या चीज है? ये क्या है? ये है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। इसको पहले किस नाम से जानते थे? नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। इसको रीनेम करके क्या कर दिया गया? पोषण अभियान। ठीक है, और पोषण अभियान इसकी फुल फॉर्म भी पता हो स्टूडेंट्स आपको? ये है प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूरिशमेंट। ये फुल फॉर्म है इसकी, पोषण अभियान की। ये काफी बार पूछा जाता है, प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूरिशमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये बेसिकली क्या करता है ये प्रोग्राम? जो ये प्रोग्राम है पोषण अभियान, ये क्या करेगा कि ये माल न्यूट्रिशन, जो कुपोषण है जो किसमें है? ये है अपने 0 से लेके 6 साल तक के बच्चे, एडोलसेंट गर्ल्स होगी, और जिसके साथ साथ कौन है? वीमेंस, प्रेग्नेंट वीमेन होगी, और लैक्टेटिंग वीमेंस होगी, जो बच्चों को दूध पिलाती है वो माताएं होगी। उनको क्या करेगा? उनमें किसी जो कुपोषण की शिकार होगी उस चीज को ये एड्रेस करेगा, उस चीज को ये सोल्व करेगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके साथ साथ जो एक नई इसमें स्कीम का नाम आया था वो ये आया था प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये दो स्कीम्स का नाम आया था। ये बेसिकली ये स्कीम क्या करेगी? ये मैटरनिटी बेनिफिट के लिए है। मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है। ये क्या करेगी? जो प्रेग्नेंट वीमेंस होगी उनको 3 इंस्टॉलमेंट्स में क्या करेगी? 6000 रुपीज की जो कैश वो हेल्प करेगी, उनके अकाउंट में सबमिट होंगे पैसे। तो ये कैसे, किस 2-2000 की 3 किस्तों में 3 इंस्टॉलमेंट्स में इनको ये पेमेंट इनके अकाउंट्स में सबमिट की जाएगी, ताकि जो प्रेगनेंसी के इन बिटवीन इनको किसी तरह की जरूरत हो तो इस पैसे से वो अपनी हेल्प कर सके और न्यूट्रिशन फूड खा सके। तो इसके लिए स्कीम स्टार्ट की गई है। इसके बाद बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग 47th एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस समिट हेल्ड इन कुआलालंपुर मलेशिया, अक्टूबर में हुई है। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है नीचे दिए गए 3 स्टेटमेंट में। तो जो पहली स्टेटमेंट अब पढ़ते हैं, टिमोर लेस्टे फॉर्मली ज्वाइन एशियन एज 11th member during 47th chair by the Prime Minister of Malaysia अनवर इब्राहिम। तो पहला जिसको इस स्टेटमेंट से जो पहला क्वेश्चन बनता है, जो इंपॉर्टेंट बनता है कि ये 11th जो नेशंस है टिमोर, इसने ज्वाइन किया है 11th मेंबर नेशन, क्योंकि एशियन में पहले कितनी कंट्रीज थी? 10th। अब ऑफिशियली कितनी कंट्रीज हो गई है? 11 कंट्रीज हो गई है। दूसरा ये कि ये कौन सी समिट थी, कौन सा एडिशन था? वो था 47th। ये स्टेटमेंट सही है हमारी। और इसको इस बार किसने चेयर किया है इस समिट को? प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया अनवर इब्राहिम ने इनको एड्रेस किया है, चेयर किया है और एड्रेस भी किया है इसको। इसके साथ साथ दूसरा जो स्टेटमेंट है वो है, ड्यूरिंग द समिट इंटरनेशनल फेडरेशन एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल फीफा है, इन्होंने एक एमओयू साइन किया है एशियन के साथ। ये क्या किया कि एशियन कंट्रीज में जो अलग से फीफा एशियन कप लॉन्च करेंगे, ताकि इन मेंबर कंट्रीज में क्या हो, फुटबॉल का क्रेज वो बढ़ाया जा सके। तो इसके लिए फीफा एशियन कप ये स्टार्ट करेंगे। इस समिट में ये एमओयू साइन किया है इन्होंने फीफा के साथ। इसके साथ साथ थर्ड जो स्टेटमेंट है, चाइना एंड एशिया साइन द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ एशियन चाइना फ्री ट्रेड एरिया। क्या है कि चाइना अभी क्या कर रहा है, जो एशियन जो मेंबर्स हैं उनके साथ क्या करेगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेता है, फ्री ट्रेड एरिया कर लेता है, ताकि उनको टैक्स कम देना पड़े।
जो ओरिजिनली एग्रीड 2002 में हुआ था और इफेक्टिव 2010 में हुआ था, इसको इन्होंने इनहेंस कर दिया, अपग्रेड कर दिया। अपग्रेड करने का मतलब ये है कि इसमें कुछ एक है जो इसमें क्या किया है, लूज इसमें वो दिए गए हैं कि भी कोई किसी तरह की कंप्लाइंस हो गई, किसी तरह की कमी थी, उसको क्या कर देंगे, इग्नोर करके चलेंगे और एग्रीमेंट जो हमारा फ्री ट्रेड है उसको कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें तीनों स्टेटमेंट हमारी सही है। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी, ऑल ए बी सी, और ये हमारा आंसर रहेगा क्योंकि तीनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है। इसके साथ साथ अगर इंपॉर्टेंट अगर पढ़ते चलें इस एशियन समिट से, तो ये एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि जो 48th, अभी 47 थी ना एशियन समिट जो 48 थी वो तो हो गई है, 47 हो गई है। 48th जो एशियन समिट है वो कहाँ पे होगी, नेक्स्ट जो होगी वो होगी फिलीपींस है, जहां पे कब होगी है 2026 में होगी ये। 48th एशियन समिट है वो फिलीपींस में होगी और 2026 में होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है वो ये था कि 11th जो नेशन कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने इसको ज्वाइन किया है, वो हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी क्योंकि स्टेटमेंट में वो क्वेश्चन था ही। और टिमोर जो कंट्री है इसने इसको ज्वाइन किया है। तीसरा जो बनता है वो ये बनता है कि थीम क्या है, 47th की जो थीम क्या है, 47th एशियन समिट जो ये इसकी थीम क्या है, इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। इंक्लूसिव इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी 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 ये इसकी थीम रही है। और इसमें के एक डिक्लेरेशन है जो साइन की गई है, डिक्लेरेशन है वो साइन की है, कौन सी है, वो कुआलालंपुर डिक्लेरेशन है। वो डिक्लेरेशन बेसिकली क्या है, पीस एंड सस्टेनेबिलिटी को इसको अडॉप्ट किया गया है। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो 47th एशियन समिट हुई है उसमें कौन सी डिक्लेरेशन, किस चीज पे इन्होंने डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया है। तो आप याद रखिएगा कुआलालंपुर डिक्लेरेशन है वो किस पे है, पीस और सस्टेनेबिलिटी पे ये डिक्लेरेशन है। इसके साथ साथ इस इवेंट में, इस जो एशियन जो हुई है, एशियन समिट हुई है, इसके साथ साथ दो इवेंट और हुए हैं। वो एक तो हुआ 20th ईस्ट एशिया समिट। ठीक है, इसको इंडिया की तरफ से किसने ज्वाइन किया, इसमें इंडिया की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर। ठीक है, और एक्सटर्नल इन्होंने ज्वाइन किया है। और इसके साथ साथ जो 22nd एशियन इंडिया समिट भी हुई इसके साथ साथ, इंडिविजुअल जो इंडिया की एशियान के साथ है, इसमें किसने इंडिया की तरफ से पीएम मोदी साहब ने क्या किया है, वो इन्होंने वर्चुअली इसको ज्वाइन किया है। और एस जयशंकर है जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, इन्होंने इसको फिजिकली ज्वाइन किया है। और इन्होंने, मोदी साहब ने क्या बोला है कि 2026 के अंदर हम इस ईयर को कैसे सपोर्ट करेंगे, एशियन इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन। ये क्या है कि पीएम मोदी साहब ने क्या बोला है कि 2026 का जो ईयर होगा हम एशियन इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन इसको डेडिकेटेड किया है इंडिया ने 2026 का जो ईयर है एशियन समिट के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, वो ये बनता है कि एशियन कंट्रीज में इंडिया है क्या नहीं है। बेसिकली ये भी पूछा जाता है कि तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इसके जो मेंबर्स हैं वो टोटल 10 थे पहले, अब जो इंक्रीज हो गए कितने हो गए, 11। तो इसको जो इस्टेब्लिशमेंट कब की हुई थी एशियन की, एशियन है इसकी कब की जो हुआ था हेडक्वार्टर, पहला तो इसका ये पढ़िए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जकार्ता। जकार्ता कहाँ पे है, इंडोनेशिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 1967 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और इसकी जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है, काओ किम हुरन। ये कहाँ पे है, काओ किम हुरन, HOURN हुरन है ये, आप नोट कर लीजिए, मलेशिया से है, मलेशियन सेक्रेटरी जनरल है ये। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे स्टूडेंट्स वो हमने इसमें डिस्कस कर लिए। इसके साथ साथ अगर एक क्वेश्चन अगर स्टैटिक की उसकी तरफ से देखते चले, स्टैटिक पार्ट की तरफ से, तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि इसके जो मेंबर्स कंट्री जो 10 मेंबर्स हैं उनका आप नाम कैसे याद रखोगे। इसके लिए बेसिकली एक ट्रिक है जो आप याद रख सकते हैं, वो है टीवी क्लिप ऑफ MBBS। इसको आप याद कर लीजिएगा। टी से आप याद रखिएगा थाईलैंड,
वी से आप याद रखिएगा वियतनाम, सी से आप याद रखिएगा कोलंबिया, कंबोडिया, कंबोडिया, एल से आप रखिएगा लेओस, आई से आप इंडोनेशिया, पी से आप फिलीपींस, और ऑफ तो ऐसे ही है। इसके बाद एम से आप रखिएगा मलेशिया, बी से आप याद रखिए ब्रुनई, और फिर बी से आप बर्मा जिसको म्यांमार के नाम से जानते हैं, और एस से आप सिंगापुर। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ये याद कर लीजिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, इन अक्टूबर 2025 डैश साइन एमओयू विद रशियाज यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के साथ इन मॉस्को फॉर प्रोडक्शन ऑफ सुपर जेट सिविल कम्यूटर एयरक्राफ्ट। हाल ही में किसने क्या किया है कि एमओयू साइन किया है रशिया की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के साथ, किस लिए किया है कि सिविल कम्यूटर एयरक्राफ्ट सुपर जेट 100 जिसको हमें प्रोवाइड करवाएगा, उसके लिए क्या करेंगे कि एमओयू साइन हुआ है रशिया के साथ। तो ये किसने किया है ये हमें बताना है, ये किसने किया है, बी हमारा आंसर रहेगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसने क्या किया है, एमओयू साइन किया है। ये बेसिकली क्या करेगा, ये बूस्ट करेगा रीजनल कनेक्टिविटी, जो हमारी रीजनल कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी उसको क्या करेगा, बूस्ट करेगा। और ये बूस्ट किस स्कीम के अकॉर्डिंग करेगा, उड़ान स्कीम है जिसका फुल फॉर्म है उड़े देश का नागरिक। और तो इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, रीजनल कनेक्टिविटी को सपोर्ट करेगा, उसको बूस्ट करेगा। और इसके लिए क्या है, ये हमें सुपर जेट प्रोडक्शन करेगा, सुपर जेट 100, ये आप याद रखिएगा कि सुपर जेट 100 ये प्रोड्यूस करेंगे, इसका प्रोडक्शन करेंगे। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अक्टूबर 15 क्वेश्चन में क्या है, इन अक्टूबर 2025 द इंडियन आर्मी साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोक्यूर इट्स फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, एसडीआर जिसको बोलते हैं, डिजाइंड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दीज एसडीआर विल बी प्रोड्यूस्ड बाय विच डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये बेसिकली हमसे पूछ रहा है कि इंडियन आर्मी ने अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है एसडीआर के लिए। ये रेडियोज हैं, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो होते हैं, जिसको डिजाइन तो किसने किया है, डीआरडीओ ने, और इसको आगे प्रोड्यूस फॉर विच कौन सी ऐसी डिफेंस सेक्टर की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिसको प्रोड्यूस करेगी। तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा बी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बैल जिसको बोलते हैं हम, ये इसको क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। बेसिकली ये क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है इसमें ये रेडियो का एक जिक्र आया है, रेडियो के बारे में पूछा गया है। तो ये किस लिए यूज होंगे, ये सिक्योर और रियल टाइम, ये रियल टाइम कम्युनिकेशन क्या देंगे अपने, और इसका जो डेटा रेट रहेगा वो हाईली एक्यूरेट रहेगा। तो इसलिए डिफेंस फोर्सेस में इन चीज़ों की जरूरत होती है। तो इंडियन आर्मी के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, जो इंडियन आर्मी को ये एसडीआर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसके बाद बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16th क्वेश्चन, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट एशियन चेयर ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन फॉर ईयर 2026 टू 2029 टर्म के लिए ड्यूरिंग IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस हेल्ड फ्रॉम अक्टूबर 9 to 15 इन अबू धाबी यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ है। ये बेसिकली पूछा जा रहा है कि IUCN है जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी भी एक ब्रांच है स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन। इसके लिए कौन सा ऐसा पर्सन है जिसको अपॉइंट किया गया, और जो अपॉइंट हुआ है वो फर्स्ट एशियन है, ये भी हमें बताया गया कि वो फर्स्ट एशियन है। तो उस पर्सन का हमें नाम बताना है। उनका नाम है विवेक मेनन, ये है विवेक मेनन, जिसको क्या किया गया, अपॉइंट किया गया है फर्स्ट एशियन चेयर किसमें, स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। और इसके साथ साथ जो क्वेश्चन एक बनता है वो ये बनता है कि IUCN का प्रेसिडेंट कौन है, जिसमें ऑप्शन आया है, जो आंसर अपने ये आया है, इसका जिक्र आया है, वो ये है कि IUCN का हेड कौन है, इसके प्रेसिडेंट कौन है। तो इनके प्रेसिडेंट कौन है, रजन खलीफा, रजन खलीफा अल मुबारक, ये इनके पास प्रेसिडेंसी इनकी। और इसका IUCN का हेडक्वार्टर, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ग्लैंड है कहां पे, स्विट्जरलैंड, ये इनका हेडक्वार्टर है। और इसको स्टैब्लिश कब किया गया था, 1948 में, ये भी आप याद रखिएगा। और इसका जो रिसेंट जो इसकी एक क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि इसका लेटेस्ट मेंबर कौन है,
क्योंकि पहले इसमें 89 मेंबर थे, इसमें 90th मेंबर अभी जो इसमें ज्वाइन किया है वो है टेवेल्यू, ये इसका 90th मेंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17th क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहे हैं, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग 16th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट हेल्ड इन अक्टूबर 2025 एट, कहाँ पे हुई है ये, स्विट्जरलैंड में। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो करेक्ट स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। इसमें जो क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट दी गई है वो है गे पेरमेलिन है फेडरल काउंसिलर ऑफ स्विट्जरलैंड इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ यूएनसीटीडी। जो ये 16 सेशन हुआ है उसके इनको क्या दिया गया है, ये प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द कॉन्फ्रेंस। ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है कि इंडिया की तरफ से पीयूष गोयल है जो मिनिस्ट्री की, इनके पास मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को इस यूएनसीटीएडी के जो कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें इंडिया की तरफ से इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। थर्ड क्या है, द सेशन कंक्लूडेड विद अडॉप्शन ऑफ जिनेवा कंसेंसस फॉर अ जस्ट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ऑर्डर। इसमें जो ऐसी यूएन की जो भी ऐसी जो रहती है, कन्वेंशन रहती है, कॉन्फ्रेंस रहती है, इसमें किसी ना किसी चीज को अडॉप्ट किया जाता है। तो जैसे अभी मैं आपको लास्ट अभी क्वेश्चन पढ़ा के गया हूँ, एशियन में कुआलालंपुर डिक्लेरेशन थी, उसको अडॉप्ट किया गया था। ऐसे इसी क्वेश्चन में क्या है कि इन्होंने कंसेंसस किया है, इन्होंने अडॉप्ट किया है जिनेवा कंसेंसस। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस सेशन में कौन सी किसी को अडॉप्शन मिली है, जिनेवा कंसेंसस है जो एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ऑर्डर को प्रमोट करेगा। तो और इसमें किसने इसको डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया है, इसके जो सभी 195 मेंबर स्टेट्स थे उन सभी कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया है। तो इसकी तीनों स्टेटमेंट सही है। तो हमारा ऑप्शन डी है जो ऑल एबीसी जो इसका आंसर रहेगा। इसके साथ साथ जो क्वेश्चन बन सकता है वो एक ये बन सकता है कि यूएनसीटीएडी इसकी हेडक्वार्टर वो कहाँ है, जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। और इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी इसकी, 1964 में। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल कौन है, इसके जो करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है, रेबेका ग्रीन्सपेना। इसके कौन है, GRY ग्रीन्सपेन, ये इसके कौन है, सेक्रेटरी जनरल है। और एक क्वेश्चन इससे ये बनता है कि जो ये कॉन्फ्रेंस हुई है इसकी थीम क्या थी। एक क्वेश्चन क्या बनता है, थीम से रिलेटेड बनता है कि UNCATD इसकी जो कॉन्फ्रेंस हुई इसकी थीम क्या थी। इसकी थीम थी शेपिंग द फ्यूचर, ये इसकी थीम थी। तो आप ये नोट करते चलिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लॉन्च द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड, अनुसंधान फंड जिसको बोला गया इन अक्टूबर 2025। हाउ मच द टोटल वैल्यू ऑफ दिस फंड, इस फंड की कितनी वैल्यू है। ये जो अनुसंधान फंड लॉन्च किया गया अक्टूबर में, किसने लॉन्च किया है, पीयूष गोयल ने, जिनकी मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इस जो फंड की टोटल अमाउंट पूछी गई है, कितना फंड, कितने अमाउंट का ये फंड है। तो जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा डी, 1 लाख रुपए का जो अमाउंट है, 1 लाख करोड़ का इस स्कीम के लिए रखा गया है। और ये क्या करेगा, जो ये फंड है अनुसंधान फंड की, बेसिकली सपोर्ट करेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा रिसर्च के लिए करेगा, और इनोवेशन के लिए करेगा, और इनहेंस करेगा टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को थ्रू टेक्नोलॉजी से ये इनहेंस करेगा इंडिया को इंडस्ट्रियल ग्रोथ में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC अप्रूव्ड द कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल वर्थ, अमाउंट बतानी है हमें, टू बूस्ट आर्म फोर्सेस कैपेबिलिटी इन अक्टूबर में क्या है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, ये क्या है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्या है, ये बेसिकली इंडियन एयरफोर्स, नेवी और इंडियन आर्मी इन तीनों के लिए जो जॉइंट पर किसी तरह का कोई प्रोजेक्ट होता है
किसी तरह की कोई प्रोक्यूरमेंट रहती है, किसी तरह का कोई एक्विजिशन रहता है, कुछ भी रहेगा तो इसके लिए क्या रहेगा, ये डीएससी एक कमेटी है, एक तरह से काउंसिल है तो वो इन तीनों के बिहाफ पे ये क्या करेगी, साइन करेगी किसी तरह का एग्रीमेंट, एमओयू, किसी तरह का कोई किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट होती है तो ये इन तीनों के बिहाफ पे क्या करेगी, साइन करती है। तो इन्होंने क्या किया है कि अभी इन्होंने बूस्ट करने के लिए, आर्म फोर्सेस की कैपेबिलिटी को बूस्ट करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। हमें बताना है कि कितने अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो ये जो अमाउंट रहेगी वो रहेगी 79,000 करोड़ रुपए की अमाउंट है जो साइन की गई है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। इन अक्टूबर 2025 विच यूनियन मिनिस्ट्री, उस यूनियन मिनिस्टर का नाम बताना है जिसने साइन की है एमओयू विद 17 इंस्टीट्यूशन अक्रॉस इंडिया टू एक्सेलरेट द कंजर्वेशन एंड डिजिटाइजेशन ऑफ इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स हेरिटेज अंडर ज्ञान भारतम मिशन। क्या है कि हमें ये बताना है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने 17 एमयू साइन किए हैं, क्या किस लिए, ज्ञान भारतम मिशन, ज्ञान भारतम मिशन के अंडर ये जो इंडिया की जो पांडुलिपि है उनको क्या करेंगे, ये उसको डिजिटाइज करेंगे और उसको क्या करेंगे, उसको कंजर्व करेंगे, उसको संरक्षण देंगे। तो ये चीज किस कौन सी मिनिस्ट्री ने की है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, हमारा आंसर सी है जो इसके आंसर है। इसमें बेसिकली जो जीबीएम ज्ञान भारतम मिशन ये क्या करती है, ये क्या करेगी, एक विजनरी नेशनल मूवमेंट है, विजनरी नेशनल मूवमेंट है, ये मूवमेंट है, ये क्या करेगी, ये प्रिजर्व करेगी और डिजिटाइज करेगी इंडिया की जो हेरिटेज, किस चीज में, इंडिया की मनुस्क्रिप्ट्स हैं जो, उनको उनके लिए क्या करेगी, उनको डिजिटाइज करेगी ताकि उनको खत्म होने से बचा सके। ठीक है, और इसके लिए क्या किया गया है, इसके लिए जो फंड है ज्ञान भारतम मिशन, इसके लिए क्या गया है, 11,482.85 करोड़ का इसके लिए बजट रखा गया है और जिसका टाइम स्पैन है 2024 से लेकर 2031 तक का रखा गया है। इसके साथ साथ जो एक क्वेश्चन बन सकता है वो इसमें ये बन सकता है कि इसके मिनिस्टर कौन है, मिनिस्टर ऑफ कल्चर कौन है, वो है गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत, शेखावत हैं, ये राजस्थान से आते हैं, राजस्थान में भी कहां से आते हैं, जोधपुर से, जोधपुर से आते हैं। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है इनके, राव इंद्रजीत सिंह। ठीक है, ये कहां से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, हरियाणा में कहां से आते हैं, गुरुग्राम से। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आप आज का। आई होप कि आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप हमें यूट्यूब पे द ब्राइट क्लासरूम को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ साथ हम टेलीग्राम चैनल हमारा द ब्राइट क्लासरूम, इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको इस क्लास की जो पीडीएफ है वो इस टेलीग्राम चैनल में आपको प्रोवाइड करवाई जा सके, आप इसको डाउनलोड कर सको। इसके साथ साथ हमारा द ब्राइट क्लासरूम नाम से हमारा व्हाट्सअप चैनल है जिसको आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसके साथ साथ हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हैं, तो आप हमें जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू।